नाज़रीन, आइए देखते हैं कि जवाद चौधरी साहब जैसे जो ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं किस तरीके से ज़िम्मेदाराना सहाफ़त कर रहे थे, ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर रहे थे, जबकि इंडियन मीडिया बहुत नेगेटिव और फेक रिपोर्टिंग कर रहा था जंग के दौरान। आइए देखते हैं। फेक न्यूज़ नंबर 1, जनाब हिंदुस्तान ने लाहौर पे हमला कर दिया और यहां पर जनाब बिल्कुल तहस नहस हो गया। तो हिंदुस्तान, ये देखें मैं लाहौर में खड़ा हूं, ये देखें मेरा लाहौर, हंसदा वसदा लाहौर, खूबसूरत, हर चीज, दुनिया चलती रमा दमा, जिंदगी रमा दमा है, लोग अपने कामकाज पे हैं, सारे कारोबार बिजनेसेस खुले हुए हैं। तो ये लाहौर है। आप जो है वो रात को स्टूडियो में बैठ के लाहौर देखते हैं, आप जरा यहां से मेरी आंख से, मेरे कैमरे से जरा ये हंसते बसते लाहौर को देखें तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो लाहौर पे हमले की खबर थी फेक न्यूज। न्यूज नंबर 4, फेक न्यूज नंबर 4 ये थी जनाब जी के हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक उन्होंने जनाब पाकिस्तान ने जो है वो सिखों के गुरुद्वारों पे हमले किए। उन्होंने जनाब अमृतसर में जो है वो गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया। ये ऐसी फेक न्यूज थी जो कि हिंदुस्तान मीडिया ने डेलिबरेटली, उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने, उनकी रॉ ने हिंदुस्तानी मीडिया को फीड की, क्योंकि उनको तकलीफ है, वो तंग है कि जनाब जो हिंदुस्तान के जो सिख हैं, जो हमारे सिंह भाई हैं, जो बहादुर माओं के बच्चे हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। किसी भी जगह पर, ना अमृतसर में, ना बठिंडा में, ना किसी मकबूजा कश्मीर में किसी गुरुद्वारे पे, ना किसी सिख पे पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम नहीं किया। ये भी फेक न्यूज जमीन बोस होकर गिरी। फेक न्यूज नंबर 6, बरखा दत्त का चेहरा सामने आ जाता है आपके पास। बरखा दत्त, मुझे अफसोस होता है पाकिस्तान में जब आई तो उनको जनाब जहां प्रोटोकॉल दिया गया, अभी जो शी इज गॉन बॉन्कर, ये पागल होगी बैठी है के। इसने क्या खबर दी, पाकिस्तान के पायलट जो हैं वो पाकिस्तान हिंदुस्तान ने कैप्चर कर लिए हैं। और साले हो पाकिस्तान में पायलट को अभिनंदन है। यहाँ पे इनके जरा तिलान को चलाते हुए जरा देखे ना इनका मशीन के साथ रिश्ता क्या है। पाकिस्तान का पायलट पकड़ लिया, भाई पायलट पकड़ लिया तो अभी तक किधर है, लाओ ना फोटो लाओ। हमने पकड़ा था ना अभिनंदन को, उसी वक्त जो है ना वो उसकी तस्वीरें बुने और उसके बाद खातर तवाज़ा और फिर चाय। पता है ना, हम जब पकड़ते हैं तो ऐसे करते हैं, खाली फेक न्यूज नहीं फैलाते। बरखा दत्त जी थोड़ा होश करिए, होश करिए, होश। और ट्रेनिंग जो है वो JF-17 थंडर पे आपकी कैसी है, ये भी आपको पता है कि वो अभिनंदन वाला मामला है। और दूसरा, अभिनंदन से याद है कि अगर जो कहते हैं जनाब इंडिया को एज हासिल है, अगर उनको अपना हार्डवेयर पे अगर एज हासिल भी होगा, अगर उनको जो है ना वो उनकी कहीं राफेल में कोई थोड़ी बहुत कोई उनको एज अगर हासिल भी हुआ तो फिर भी तो पायलट तो अभिनंदन जैसे हो रहे हैं जी। तो ट्रेनिंग मैटर करती है। मैंने जिस डिफेंस एनालिस्ट से बात करूंगी, ट्रेनिंग मैटर करती है कि आपकी ट्रेनिंग कैसी है, आपकी कैपेबिलिटी कैसी है, आपका जज्बा कैसा है। तो अगर तो ट्रेनिंग वहां पे जो है ना वो अभिनंदन जैसी हुई तो फिर आप समझ लें, बाकी फिर नीचे उनके जो मर्जी देते, फिर उनके पास लेटेस्ट जो मर्जी इक्विपमेंट उनको दे दें, अगर उनकी ट्रेनिंग नहीं है, जो कि नहीं है। अच्छा शाम तुरानी साहब, आप ये बताएं कि जंगी हालात हो या कोई भी कशीदा हालात हो तो मीडिया का क्या काम है? सिर्फ खबर देना, अवाम को मुतमईन रखना या कौमी बयानी को मजबूत करना? दुरुस्त खबर देना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है मीडिया के लिए कि वो अपना जो मुस्बत किरदार है, अपना जो तामीरी किरदार है वो अदा करे? सईद भाई देखें, अगर तो जिस तरह भी आपका जो बात की और बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर तो हम पिछली तारीख को देखते हैं और ख़ास तौर पे अगर हम जो जर्नलिज्म है उसको देखते हैं और जंगों के अंदर उसका किरदार को अगर देखते हैं तो हम यहाँ पे एक छोटी सी बात है, मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि जंग, जब किसी भी दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है, जब पहली गोली चलती है और सबसे पहला जो कत्ल होता है वो सच्चाई का होता है। और जो जर्नलिस्ट है उसको बेसिकली वहाँ पे अपना आप शो करना पड़ता है कि वो उस कत्ल के बाद, यानी सच्चाई के कत्ल के बाद उस लाश को वहीं पर दफना देता है या उसको अपने कंधे पर रख के लोगों को दिखाना शुरू करता है, बताता है कि भाई ये देखो ये वो सच्चाई थी जिसका कि मर्डर हुआ। सही। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरी जानब जो कि जर्नलिज्म का क्या है, किस तरह होना चाहिए, तो गोइबल्स जो है वो सबको हमने देखा भी है, उसके कुछ थ्योरीज हैं, हमने वो पढ़ी भी हैं, हमें पढ़ाई भी जाती हैं, हम आगे भी लोगों को बताते हैं। और बाज़ जगह पे होता यह है कि आप जिसा बात की थी, हैदर हयात ने भी यहाँ पे बात की, जब्बार साहब ने भी बात की है कि अपनी आवाम का मोरल जो है हाई करने के लिए वो इस किस्म के वो गुफ्तगू कर रहे थे, या वो एक वॉर मॉन्गरिंग जो थी वो एक उनके अंदर उसको बिल्डअप कर रहे थे। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ है? उसका नुकसान ये हुआ है कि आपके पास प्रेजेंट करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी।
आपके पास प्रेजेंट करने के लिए ये नहीं था कि उनकी फौज जो है वो लाहौर की पोर्ट के ऊपर खड़ी है और वो वहां से कोई वीडियो उनके पास नहीं थी। उनके पास ये प्रेजेंट करने के लिए नहीं था कि कराची का पोर्ट जिन्होंने तबाह किया या कराची का शहर कराची जिन्होंने तबाह किया है उसकी वहां पे कोई एरियल वीडियो भी उनके पास मौजूद नहीं थी। सही। अच्छा, फिर जिस तरह अभी बात हुई है, जैसे अभी जब्बार चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी प्रोग्राम के शुरू के अंदर के 22 अप्रैल से लेकर 7 मई तक पाकिस्तान का एक जो मीडिया और पाकिस्तान का पूरा जो जवाब, अगर मैं स्टेट की बात करता हूं तो वो उसका किरदार एंटायरली डिफरेंट था। और 7 मई से लेकर 10 मई तक, यानी कि आप ये समझ लें कि सिर्फ 2 दिन की बात अगर हम करते हैं तो पाकिस्तान का किरदार था एंटायरली डिफरेंट था। अगर हम इसी को हम लेके आए तो इस दौरान के अंदर भारत की जानब से, उनके मीडिया की जानब से जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई उन लोगों के माइंड के अंदर, ये उनको माइंड सेट उनका एक क्रिएट किया गया पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। और आज वही मीडिया जो है उन्हीं के एनालिस्ट को बिठा के बात कर रहा है और उनके एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर पहले हमने बड़ा टका के हमले किए, हमने ब्रह्मोस मारे, हमने मिसाइल मारे, हमने सब कुछ की, लेकिन पाकिस्तान ने किसी की रिटेलिएशन शो ही नहीं की। लेकिन हम इस बात से बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो गए, उनको तवक्को ही नहीं थी कि पाकिस्तान इतनी शिद्दत से इसको रिबर्टल करेगा। पहली बात। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं तो इससे पहले तक होता यह था कि भारत के अपने, जैसा अभी जो है जब्बार साहब ने बात की कि वहां पे एक पूरा सेल है उनका जो कि हर उनके जो मीडिया हाउस के अंदर जो एंटी पाकिस्तान है और वो उनके अपने जो इश्यूज हैं। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि उनके अपने इंटरनल इश्यूज है, वो पहले इससे पहले कभी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आए भी नहीं थे। अभी रिसेंट आपने देखा कि 4 स्टेट्स के अंदर उनके जो है वो इंतखाबात हुए। वेस्ट बंगाल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करता तो वेस्ट बंगाल है, केरला है और उसके अलावा जो है वो तमिलनाडु है। और वहां पे अगर हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए, जो कि पिछले 11-12 साल से, सॉरी ऑलमोस्ट 15 साल से वहां पे जो थी वो बरसर इक़्तिदार उनकी पार्टी जो थी, उसको हरवाने के लिए 90 लाख से ज्यादा अफराद को वोटिंग लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। इससे पहले तक ये कभी बात आई नहीं। अभी पिछले जो था, अभी 2 दिन गुजरे पहले की बात है, जैसे ये रिजल्ट आया तो मैंने अपने अपने प्रोग्राम के अंदर भारत से एक सहाफ़ी को लिया और उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा। अब यकीनी तौर पे भारत का सहाफ़ी होगा, वो कभी मानेगा तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, 47 लाख जो थे वो लोग थे जो कि जिनकी डेथ हो चुकी थी, उनमें से वोटर लिस्ट में से निकाला गया। अच्छा, अब मजे की बात है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में 47 लाख से ज्यादा वो लोग हैं जो मर चुके हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है, बाकी का है ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि 27 लाख से ज्यादा अफराद हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, यानी उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है और रेजिडेंशिप कार्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर हो गया। सही कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा 7 लाख अफराद को जिन्होंने रजू किया, उनमें से 7 लाख अफराद को सुप्रीम कोर्ट ने वोट डालने की इजाजत दी। इसका मतलब क्या हो, 7 लाख अफराद वो थे जो कि सिर्फ हिंदू थे, कट्टर हिंदू थे, जो कि सिर्फ बीजेपी को वोट देंगे। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप सही कह रहे हैं, वहां पे इस तरह के मामला चलते हैं। अच्छा जब्बार चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि दौरान जंग पाकिस्तानी सहाफियों ने इंडियन मीडिया के ऊपर आके किस तरह अपने मुल्क की हिफाजत की? देखिए, ये तो रोशनबाद है हमारे तमाम लोग ने, जब तक उन्होंने अपना पाबंदियां नहीं लगाई। क्योंकि अगर आप ये 22 अप्रैल को जब ये पहलगाम हुआ, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को, उनको था कि हमारा उनका जो पुराना जो माइंडसेट चला आ रहा था कि हम पाकिस्तान को लेके इनको रगड़ेंगे भी, रगड़ेंगे भी, और उसके बाद इनके ऊपर डोमिनेंस भी क्रिएट करेंगे और अपना बयानिया जो बनाएंगे कि पाकिस्तान ने पहलगाम को करवाया। लेकिन इस दफा उनको जो है वो डिफरेंट किस्म के लोगों को जिनकी सुनना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी फैसला किया था कि अब नहीं, अब जो है सच पे खड़े होंगे। अगर हमारा हाथ नहीं है, हम क्लीन हैंडेड हैं, तो फिर हम उसी जुबान में जो हिंदुस्तान को जवाब दिया जाएगा मीडिया। तो उसके बाद तो वो, लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि ये मामला जो है ना उनके हाथ से निकल रहा है और पाकिस्तान का जो नैरेटिव है ये हिंदुस्तान में जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है, लोग वहां सवाल कर रहे हैं। लोगों ने बड़े से वहां पे, ये लोगों ने अपने लोगों से सवाल किए, वीडियो बनाए, ब्लॉग बहुत बड़े बड़े होने लगे, जिसपे इनके फॉल्ट सबसे लोग पूछते थे कि अगर एक फौज के अपना सोनी के करीब जो है, अगर उनके आर्मी सोनी के करीब अगर इतना अपना जो है ना हमला हो जाता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, फिर एम्बुलेंस नहीं जाती, तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो दरमियान में कुछ उनकी सिस्टम भी शामिल है। तो ये लोग जब वहां पे आने शुरू हुए तो उस वक्त उन्होंने फिर कहा कि हीट उन्होंने फिर पाकिस्तान के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। लेकिन इसमें मैं एक और क्रेडिट दूंगा वज़ीर इत्तला तारिक साहब को, कि उन्होंने जब देखा कि पाकिस्तान के जो नैरेटिव है, जो लोगों को वहां सुनने नहीं दिया जा रहा, लोग जो बहुत ज्यादा
सुनना चाहते हैं वो VPN लगा के, लेकिन बड़ा लेंथी प्रोसेस है, मुश्किल काम है। सही। तो फिर हुकूमत ने पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान का जो नैरेटिव था, जो मिली नज़्में थे, उनको फिर यूट्यूब के ऐड के तौर पर देकर उस रीजन में चलवाया। तो सही। वो काम जो बंद करना चाह रहे थे पाकिस्तान में, उनके घर में घुस के जो वहां पर जो मार किया, वहां पर अपना नैरेटिव पहुंचाया। तो पाकिस्तान ने बहुत बेहतर किरदार अदा किया। मुझे ऑफ द रिकॉर्ड लोगों के नहीं किया, उनकी जर्नलिस्टों की कॉल आती रही, उस वक्त भी आई, अभी तक मेरी तो अपना रिलेशन उनके साथ है। वो बताते थे यार कि इनकी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये ऐसा ही मामला है, जो सवालात आपके हैं जिनकी जवाबात हमारे पास नहीं है। सही। लेकिन हमारी तो ज़्यादा मजबूरी है कि हमारी देशभक्ति है, हमारा फसल परिवार है, मामला बात नहीं कर सकते। तो ये सारा कुछ हुआ, पाकिस्तानी जो थे वो बड़े अपर हैंड के साथ थे, क्योंकि मैंने पहले बात शुरू में की थी कि पाकिस्तान के पास दो हथियार थे लड़ाई के, एक सच का हथियार था, हकायक का, और एक सच का हथियार था। दोनों हथियारों से जब जर्नलिस्ट जो है वो मुसल्लह हो जाता है, फिर उसको कोई दुनिया की ताकत जो है वो मार नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सही साहब, अगर आप बुरा ना माने तो इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, और मैं यकीनी तौर पे इसमें मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं। देखें, आप भी एक सहाफ़ी है, मैं भी सहाफ़ी हूँ, जब्बार साहब भी सहाफ़ी हैं। हम जो है अगर हमने तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूँ, हमने उनको साथ लेके चलना होता है, और हमने उन्हीं को उसी तरह अपना प्रॉपर एक शेयर टाइम देना होता है, उनका ड्यू टाइम देना होता है, जो कि मीडिया पे उनका बनता है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर चंद अफराद ऐसे थे, या चंद आप ये कह सकते हैं कि को पॉलिटिकली बेस्ड या बाइस्ड लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने कि पाकिस्तान के खिलाफ इस पूरे जो 22 अप्रैल से लेके 9 मई तक, बल्कि 10 मई तक, बल्कि 7 मई की रात तक जो है मुसलसल उन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया, ये वही प्रोपेगेंडा था जो कि इंडियन प्रोपेगेंडा था। जी बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता कि वैसा कौन सी बात थी कि किस वजह से वो उनकी तरफ टिल्ट हो चुके थे, अगरचे कि पूरे के पूरे, बल्कि मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर जो एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े मशहूर और ख़ास तौर पे उनके टिल्टेड जो जर्नलिस्ट है, मैंने उनको अपने प्रोग्राम में मैंने दावत दी, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मुझे तो ये लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 कौमें मौजूद है। एक कौम जो है जो कि रियासत के साथ मौजूद है, और एक कौम जो है वो तो इस वक्त वो अडयाला जेल के साथ मौजूद है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आपने बड़ी सख्त बात कर दी है। तो मैंने कहा चलिए सर थोड़ा पोलाइट बात करते हैं, आप बता दें। वो कहते हैं हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक पोर्शन जो है वो रियासत से थोड़ा नाराज है और एक पोर्शन रियासत के साथ है। मैंने कहा सर बात तो फिर वही होगी ना। तो अब ये देखें अपना सईद भाई, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो हमारे कवानीन हैं, नो डाउट हमने यहाँ पे कवानीन भी बनाए, हमने पीका एक्ट भी बना, सारा कुछ हुआ उसके अंदर। आप और मैं और जब्बार साहब, ये हैदर हयात साहब जैसे जो हमारे दोस्त अहबाब है, हमें तो उसमें डरने की जरूरत कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो एक जर्नलिस्ट है, हम एक जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सामने लेके आ रहे होते हैं। असल में प्रॉब्लम उन लोगों को होता है जो कि घर बैठ के फेक नैरेटिव के ऊपर, टेबल स्टोरीज के ऊपर बातें करना शुरू करते थे, और वो इसको इतनी बुरी तरह सर्कुलेट करते हैं, वो लोगों का माइंडसेट बनाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। अभी अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, जो रिसेंट अभी जो अफगानिस्तान से मसला जो हमारा हुआ है, उसमें जब हमने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, तो क्या वही एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड जो लोग थे, क्या सर उठ के बाहर नहीं आए? क्या सर उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर जो भी मसाइल थे उसको स्टेट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के फौज के खिलाफ बातें नहीं की उन्होंने? सर क्या जब मार्का हक चल रहा था, क्या पाकिस्तान में उन्होंने ये नहीं कहना शुरू कर दिया, उनके पॉलिटिकल लीडर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो आपस में ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मुकमका इनका आपस में? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने तो तमाम तरह असला जो तो ऑलरेडी बेच दिया था, पाकिस्तान तो इंडिया के खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकता? क्योंकि उस वक्त उनके दिमाग के अंदर एक ही बात घुसी बैठी थी कि भाई हमारे तो टैंकों में डीजल ही नहीं है। नहीं ये तो हमारे पास तो ये बात चीजें नहीं है। अब तो दुनिया ने देखा है, सर दुनिया ने देखा और ना, पाकिस्तान ने करके दिखाया है। अब तो वो तौबा तौबा कर रहे हैं, जो ये बातें करते थे इंडिया भी तौबा तौबा कर रहा है। अच्छा जवाद साहब, बिल्कुल बात तो ठीक है कि जो ब्रिगेड बाहर बैठा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ है, और अंदर भी है जो पाकिस्तान के रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, क्या वक्त आ नहीं गया कि उनके खिलाफ भी कोई मार्का किया जाए, कोई ऑपरेशन लॉन्च किया जाए? देखिए अली साहब, ये बात खान साहब ने की है, ठीक है, लेकिन मैं इन लोगों को ना ये क्या कह रहे हैं इस मामले में ना, नफरत के मामले में मैं इनको और हिंदुस्तान को ना जो एक ही तरह का रेट करता हूँ कि जो हमारा जितना उनके साथ रिलेशन है, इतना इनके साथ रिलेशन है। ये लोग जो है देखें, ये एक्सपोज हुए जैसे हिंदुस्तान का मीडिया एक्सपोज हुआ, ये भी साथ साथ एक्सपोज होते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने इनको ना किए, पाकिस्तान के लोगों ने इनको जो है इनकी मजम्मत की है। पाकिस्तान के लोग कोई गलत नहीं है, अब सबको पता है कि ये मजबूरी इनकी है, और चंद ज़ोंबीज़ जो है जिनको रोज कोई फीड चाहिए तो उनको इन्होंने फीड करना है, वो फीड करते हैं, उसमें कुछ भी कहानियां। तो अब जो क्रेडिबिलिटी नाम की चीज तो कहीं रही नहीं।
जी जी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बात जो करते हैं सबको पता है कि झूठ ही बोल रहे होंगे। तो जब किसी करेक्टर की, किसी पर्सनैलिटी की, किसी जर्नलिस्ट की जब सही। ये परसेप्शन बन जाए या जो भी कह रहा होगा झूठ ही कह रहा होगा, उसके बाद उसकी जर्नलिज्म थोड़ी होती है। तो कारोबार सही। होता थोड़ा बहुत सही। मजबूरी है, वो तो इन लोगों को करना है। सही। उसमें जहाँ से चीजें लाएंगे उसमें पाकिस्तान के खिलाफ होगा तो ज्यादा सही। उनको पहले की तसल्ली मिलेगी कि ज्यादा हमारी जो ज़ॉम्बीज़ है वो ज्यादा थोड़ा सा देख लेंगे। जी। इसलिए मैं इन चीजों को जो है ना वो डिस्कस करना भी वक्त का जो है ना वो जाया करना समझता हूँ। हम बहुत आगे आ गए। अब सही। पाकिस्तान देखिए कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो दुनिया में सेंट्रल स्टेट में है, दुनिया की स्टेज के बिल्कुल, ऊपर। सही कह रहे हैं। पाकिस्तान सुपर पावर पाकिस्तान पे इतमाद कर रही है। सही कह रहे हैं। अरब ममालिक का जी। पूरा रीजन पाकिस्तान के ऊपर इतमाद कर जी, रहा है। जी, उम्मत बिल्कुल। मुस्लिमा पाकिस्तान को अपना लीडर तस्लीम करी खड़ी है। सही। ऐसे लोगों के कहने से करने से क्या हो जाएगा। सही कह रहे हैं। पाकिस्तान को डिमॉन्स्ट्रेट किया हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया पाकिस्तान ने कि सही। दिया लीडर। जी, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उम्मत मुसलमान का वो ख्वाब जो देखते थे कि पाकिस्तान कभी क्यादत करेगा, आज कर रहा है। कर रहा है। आज हम बिल्कुल वो देख ठीक, रहे हैं। बिल्कुल हम ठीक, बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए ये लोग जो है बस छोड़ें इनको। सही है। जी नाज़रीन, यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया ने मार्का हक के दौरान एक बुनियादी अहम तरीन किरदार अदा किया। सनसनीखेजी की बजाय हकायक पे मबनी रिपोर्टिंग की, अवाम का भी एतमाद बहाल रखा, अपने कौमी बयानिए को भी बयान किया। इसी हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। असाम दुरानी साहब बात कर रहे थे, हैदर हयात साहब बात कर रहे थे, जवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे। अब आखिर में सुनते हैं, देखते हैं कि असाम दुरानी साहब ने जंग के दौरान और इसके बाद कैसे पाकिस्तानी जो बयानिया है उसका वो दिफा करते रहे हैं, अब भी करते हैं। इस हवाले से एक वीडियो देखते हैं। को एक पल के लिए ये लगा कि भाई वो वहां का आर्मी चीफ है। कसम से बोरा साहब, मैं आपसे भी कहूं, दुरानी साहब आपसे भी कहूं, एक पल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो आर्मी चीफ बोल रहा है। ऐसा लग रहा था कोई मुफ्ती, मौलाना, कोई मौलवी बोल रहा है। वो इस कुरान की आयतें पढ़ के लोगों को सुना रहा था। ये किस तरीके की आपकी फौज की अगर आप बात करें तो ये किस तरीके का वहां पर एक मुशायरा चल रहा था? क्या दिखाना चाह रहे थे वो लोगों को? ये कुरान पढ़ के वो दिखाना चाह रहे थे। फिर हिंदुओं को लेकर जिस तरीके से कहा कि आवर फोर फादर्स न्यू वी वर डिफरेंट, थॉट वी वर डिफरेंट, हमारे एम्बिशन अलग, कस्टम्स अलग, थॉट्स अलग। थॉट्स तो अलग है ही हैं, थॉट्स खराब हो रहे हैं। दुरानी साहब, एक क्विक रिस्पांस आपका, फिर सिवात साहब भी। हाँ, आपने अभी जो आपने बात कही है बिल्कुल दुरुस्त कही है। और बात सिर्फ देखिए, मैंने अभी आपको ये कहा था कि वो पैगाम जो था उन्होंने देना था, वो जहां पे पहुंचना था वो पहुंच गया। गलत गया ना साहब, गलत गया, गलत पैगाम आया। देखिए ना, हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं लगा, हिंदुओं को अच्छा नहीं लगा, पाकिस्तानी हिंदुओं को भी अच्छा नहीं लगा होगा। सर अब आप मेरा जवाब सुन लेंगे सर जी। अगर आपने इसी तरह इंटरप्ट करते रहे। नहीं, मैं नहीं करूंगा, आप बोलिए, चलिए बोलिए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आसम मुनीर साहब, अभी सबसे पहले तो दीपक बोरा साहब ने जो उनको जिस तरह से उनको सबसे पहले उन्होंने उनको मुखातब किया है, वो मेरा ख्याल है कि दीपक साहब को सूट नहीं करता। क्योंकि दीपक साहब जैसा इंतहाई कूल, काम और पढ़ा लिखा शख्स जो कि लर्नर्ड आदमी है और साहिब इल्म इंसान है, उसकी तरह अनपढ़ हूं। सर देखिए, ये आपको मीठे शब्दों से आप दुरानी साहब कहीं मीठे अपने आप को मत कराएं। आपकी एक डिग्निटी है, आपका एक लेवल है। नहीं, ठीक है। इस किस्म के नहीं तो ये दुरानी साहब, आप मीठे लफ्जों से कहीं इनकी जगलर वेन ना पकड़ लें। ये मुझे डर लगता है ना। जगलर वेन पकड़ के ले, काट ना दे। वो आप बहुत कुछ कर सकते पाकिस्तानी फौज की बात। सिवात साहब एक करके सभी को। सिवात साहब हाँ। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे कि किस तरीके से बाकी साफ़ियों की तरह आसाम दुरानी साहब भी इंडियन मीडिया पे पाकिस्तानी मौक़िफ़ का दिफा कर रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त तक इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।